अब हम लोग तो पढ़ना है कि किडनी की जो एक्टिविटी है मतलब यूरिन फॉर्मेशन है उसे रेगुलेट कैसे किया जाता है कि उसे कम ज़्यादा एक तो नॉर्मल स्तर से चल रहा है, कभी बॉडी को ज़्यादा चाहिए कभी बॉडी को कम चाहिए, नॉर्मली कैसे कंटिन्यू होगा, एकदम ज़्यादा ना हो जाए तो उसे कंट्रोल कर लो, एकदम कम ना हो जाए तो उसे कंट्रोल कर लो। तो ये जो यूरिन फॉर्मेशन जो है ये कैसे इसे रेगुलेट किया जाता है, मतलब रेगुलेशन ऑफ किडनी एक्टिविटी पढ़ना है अभी हम लोग तो क्या पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ किडनी एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ किडनी एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ किडनी एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ किडनी एक्टिविटी। हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। अब एक बात समझना, किडनी के एक्टिविटी के रेगुलेशन में तीन जो वो हैं क्या कहते हैं, तीन स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती है, ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और वो तीन चीज़ें हैं क्या, पहली चीज़ है आपका हाइपोथैलेमस, पहली चीज़ क्या है आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का नाम सुना ही होगा तो 10th में भी पढ़ाते हैं, मास्टर और मास्टर ग्लैंड, हाँ कि ना, यस सर। एक होता है हाइपोथैलेमस, फिर उसके बाद आता है दूसरा जिसका नाम है JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपेलेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपेलेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपेलेटस, हाँ कि ना, यस सर। तीसरी चीज जो इन्वॉल्व होती है वो होता है आप हमारा हाथ, हमारा हाथ, हाँ कि ना, हमारा हाथ, हाँ कि ना, यस सर। तो ये बताओ जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, हमारा नॉर्मल जो बीपी है, हमारा जो नॉर्मल बीपी है, हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना है, तो आंसर है हमारा जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है तो वो कितना रहता है, वो 120/80 रहता है। 120 क्या होता है, डायस्टोलिक वेसल, और क्या देते हैं बेसिकली यानी 120 जो रहता है वो सिस्टोलिक प्रेशर रहता है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट किए रहते हैं वेंट्रिकल, और 80 क्या रहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, जब जॉइंट डायस्टोल में रहते हैं, हाँ कि ना, यस सर। तो नॉर्मल बीपी के समय जीएफआर कितना बनता है, तो आंसर है नॉर्मल बीपी के समय जीएफआर आपका 125 लीटर पर 25 मिलीलीटर पर मिनट बनता है। अब बॉडी क्या चाहेगी, किडनी क्या चाहेगी, ऐसी चले, किडनी क्या चाहेगी ऐसी चले, हाँ कि ना, किडनी क्या चाहेगी ऐसी चले कि जीएफआर जो है वो 125 ml पर मिनट ही बने, हाँ कि ना। तो इसे मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है, इसे मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है। अब क्या होगा, अचानक से जैसे बीपी बढ़ गया, मान लो आपका बीपी इंक्रीज हो गया, हम आपका बीपी इंक्रीज हो गया तो आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, पर मिनट जितना ब्लड वॉल्यूम आपके किडनी के पास जा रहा है क्या वो बढ़ जाएगा, आंसर है यस। तो क्या ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा, आंसर है यस, ऑब्वियस सी बात है स्पीड बढ़ जाएगी, हाँ कि ना, यस सर। ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा, साथ ही ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो ज़्यादा जल्दी चीज़ें छनेंगी, हाँ कि ना, ज़्यादा जल्दी चीज़ें छनेंगी तो पर मिनट जितना जीएफआर आ रहा था, जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ रहा था पर मिनट, क्या वो भी बढ़ जाएगा, आंसर है मतलब एट दी एंड जीएफआर बढ़ जाएगा। वहीं अगर मैं बोलूँ कि जीएफआर यानी बीपी आपका लो हो गया, बीपी आपका लो हो गया तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, और वहीं आपका ब्लड फ्लो भी क्या होगा, कम ब्लड फ्लो करेगा पर मिनट, और अगर कम ब्लड फ्लो करता है पर मिनट तो कम चीज़ें छनेंगी पर मिनट, यानी कम अमाउंट ऑफ ब्लड छनेगा पर मिनट, मतलब कम जीएफआर बनेगा, हाँ कि ना, यस सर। तो इसका मतलब जीएफआर जो है वो इंक्रीज होता है अगर बीपी इंक्रीज होता है, और डिक्रीज होता है अगर बीपी डिक्रीज होता है, हाँ कि ना, यस सर। तो क्या जीएफआर को मेंटेन करने की ज़रूरत है, आंसर है यस, मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा छनेगा तो बॉडी से वाटर लॉस आयरन लॉस ये सब ज़्यादा होगा, कम छनेगा तो यूरिया जितना रिमूव करना है उतना रिमूव नहीं होगा तो वो बॉडी के लिए टॉक्सिक रहेगा। मतलब एक नॉर्मल जो स्तर है जीएफआर का 125 ml पर लीटर, इसे मेंटेन करने की ज़रूरत है, इसे मेंटेन करने की ज़रूरत है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो अब पढ़ेंगे कि इसे कैसे मेंटेन किया जाता है, उससे पहले एक और बात समझ लेते हैं कि नेफ्लॉन असल में होता क्या है। नेफ्लॉन असल में ऐसा दिखता है, नेफ्लॉन असल में ऐसे लेते हैं,
ताकि बहुत कम जगह में बहुत सारे नेफ्लॉन आ जाए। तो नेफ्लॉन असल में ऐसे मूले हुए रहते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। हाँ कि ना? तो ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल, ये है आपका पीसीटी, ये है आपका लूप ऑफ एनले, और ये है आपका डीसीटी, और ये है आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर आप देखेंगे कुछ नेफ्लॉन स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिख जाएंगे इंटरनेट, तो उसमें कई बार आप देखेंगे कि ये जो एफिलेंट आर्टिलियोल आता है, ये पीसीटी के बहुत पास से आता है, पीसीटी के बहुत पास से आता है, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहती है, इनके बीच में बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहती है, जिसे कई जगह लिखा जाता है वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन एफिलेंट आर्टिलियोल एंड बता देते हैं डीसीटी। तो इसके कारण होते क्या है कि यहाँ पे एक तरह के जो यहाँ पे जो सेल्स हैं, एक तो एफिलेंट आर्टिलियोल्स के सेल्स हैं और एक है आपके डीसीटी के सेल्स। तो ये डीसीटी और एफिलेंट आर्टिलियोल्स के सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं और बना लेते हैं जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपेलेटस। क्या बना लेते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपेलेटस। जेजीए बना लेते हैं, मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपेलेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपेलेटस। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, ये बना लेते हैं। इसमें होता क्या है, एक तो आपके एफिलेंट आर्टिलियोल के सेल्स मॉडिफाई होते हैं और एक आपके डीसीटी के सेल्स मॉडिफाई होते हैं। तो एफिलेंट आर्टिलियोल के सेल्स जब मॉडिफाई हो जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं जीजी सेल्स, और एक बार डीसीटी के सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं तो उन्हें बोल देते हैं मक्यूला डेंसा। उन्हें क्या बोल देते हैं? मक्यूला डेंसा के सेल्स। हाँ कि ना? उन्हें क्या बोलते हैं? मक्यूला डेंसा के सेल्स। हाँ कि ना? उन्हें क्या बोलते हैं? मक्यूला डेंसा सेल्स। तो जब ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी के कारण एफिलेंट आर्टिलियोल और डीसीटी के सेल मॉडिफाई होते हैं, तो एफिलेंट आर्टिलियोल के सेल्स को बोला जाता है जीजी सेल्स, और बता देते हैं डीसीटी के सेल्स को बोला जाता है मक्यूला डेंसा सेल्स, मक्यूला डेंसा सेल्स, मक्यूला डेंसा सेल्स। हाँ कि ना? तो जेजी सेल्स किधर है? जेजी सेल्स आपके प्रेजेंट है बता देते हैं एफिलेंट आर्टिलियोल में, और मक्यूला डेंसा सेल्स आपके प्रेजेंट है डीसीटी में। अब एक बात समझना, अब हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन कैसे होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन कैसे होता है। मान लो किडनी में क्या हुआ, किडनी आपका ब्लड को छान रही है, तो क्या हुआ, आपकी बॉडी में बीपी इंक्रीज हुआ है, बीपी इंक्रीज हुआ है, तो उसके कारण क्या, ये नहीं, मान लो पहले डिक्रीज पढ़ लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। बीपी क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। बीपी क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो जो ब्लड वॉल्यूम है क्या वो भी डिक्रीज हुआ होगा? आंसर है यस, ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ होगा। क्या ब्लड फ्लो है क्या वो भी डिक्रीज हुआ होगा? ब्लड फ्लो, तो आंसर है वो भी डिक्रीज हुआ होगा। तो क्या जीएफआर भी डिक्रीज हो गया होगा? आंसर है यस। अब अगर जीएफआर डिक्रीज हो गया होगा तो क्या डीसीटी के पास जो समान जाल है, जितना फ्लूइड जाल है, क्या वो कम जाएगा? आंसर है यस। तो डीसीटी में प्रेजेंट आपके जो मक्यूलर डेंसा सेल्स लेते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इसे क्या, वो लेते हैं कीमो सेंसिटिव। वो क्या लेते हैं? कीमो सेंसिटिव, या उन्हें बोला जाता है कीमो रिसेप्टर्स। उन्हें क्या बोला जाता है? कीमो रिसेप्टर्स। अब बेसिकली ये जो फ्लूइड आल है डीसीटी में, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट पीसीटी लूप ऑफ एनले से होके डीसीटी में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं केमिकल्स ही तो है, वाटर है, उसमें मिले हुए प्रोटीन है, तो एट दी एंड ये केमिकल्स ही तो है। हाँ कि ना? रासायनिक पदार्थ ही तो है, चाहे वो नेचर के बने हों या चाहे वो तो आर्टिफिशियल हो, रासायनिक पदार्थ ही तो हैं। तो जब इनकी मात्रा घटेगी तो डीसीटी में प्रेजेंट जो कीमो सेंसिटिव सेल्स हैं, या जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, जो केमिकल्स को भाप सकते हैं, जो केमिकल्स को सेंस कर सकते हैं, उनके अमाउंट को, उनकी प्रेजेंस को, तो उन्हें क्या लगेगा, उनके जो ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, ये कीमो सेंसिटिव सेल्स हैं, ये कौन है? ये मक्यूलर डेंसर सेल्स है। ये क्या करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे और ये सिग्नल किसे देंगे? ये सिग्नल देंगे आपके जेजी सेल्स को, ये सिग्नल देंगे आपके जेजी सेल्स को, और जेजी सेल्स क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। जेजी सेल्स क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगी। अब यहाँ पे मक्यूलर डेंसा क्यों नहीं लिखा? तो मक्यूलर डेंसा पहले एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी मक्यूलर डेंसा का जिक्र नहीं करती, जेजी सेल्स का जिक्र करती है एनसीईआरटी। हाँ कि ना? यस सर।
और जेजी सेल्स क्या निकालेंगे, जेजी सेल्स एक प्रकार का हार्मोन निकालेंगे जिसका नाम है वेनिन। अब वेनिन जो है ये एक प्रकार का हार्मोन है, जेजी सेल्स हैं कहाँ, एफिलिन टाल्टिलियोन में, तो ये लेनिन हार्मोन जाएगा किधर, ऑब्वियस सी बात है सीधा ब्लड में जाएगा, सीधा ब्लड में जाएगा, हाँ कि ना। दूसरी बात एक बताना, एक और वेनिन होता है, एक और वेनिन होता है जो पहले हम लोग डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ते थे, पर अभी भी कई जगह बताते थे बायोमोलिक्यूल्स में इसका नाम दे दिया जाता है, जिसमें डबल एन आता है। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का वो लेता है, एंजाइम लेता है जो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम आता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। पर ये जो वेनिन है जिसमें सिंगल सेल वाला ये एक हार्मोन है, वो क्या था डबल एन वाला, वो एक एंजाइम था, ये क्या है एक हार्मोन है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, जेजी सेल्स के द्वारा। ये किस में प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है, हाँ कि ना। ये क्या करता है कि ब्लड के पास एक प्रोटीन लेता है, ब्लड के पास एक प्रोटीन लेता है, ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट लेता है एक प्रोटीन जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन, जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन, जिसका नाम क्या है एंजियोटेंसिनोजेन, हाँ कि ना। अब ये बताओ अगर ये प्रोटीन है और मैंने बताते थे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में बताया है कि अगर किसी प्रोटीनिशियस चीज के सामने अगर वो लग जाए, ताते थे प्ली लग जाए या उसके पीछे जेन लग जाए, तो वो उसके इनएक्टिव स्टेज को डिनोट करता है। तो एंजीनो टेंसिनो जेन के पीछे देखो तो जेन लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, ये एक इनएक्टिव स्टेज है, ये क्या है एक इनएक्टिव स्टेज है। तो ये क्या करता है इसे कैसे, तो वेनिन क्या है, वेनिन है इनएक्टिव प्रोटीन, वेनिन क्या है इनएक्टिव प्रोटीन। और ये नहीं सॉरी, एंजीनोटेंसिनोजेन कौन है, एंजियोटेंसिनोजेन जो है वो इनएक्टिव प्रोटीन है। और सॉरी, जय माता लानी। वेनिन क्या करता है, ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है, वेनिन क्या है एक हार्मोन है, और एंजियोटेंसिनोजेन जो एक इनएक्टिव प्रोटीन है उसे ताते वेनिन क्या करता है एक्टिव कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, उसे क्या करता है एक्टिवेट कर देता है, क्या कर देता है उसे चालू कर देता है, बोलता है चल चल चालू हो। और किस में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है इसे एंजिनोटेंसिन 1 में, किसमें कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में किसमें कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, किसमें कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1। अब ये एंजियोटेंसिन 1 किधर जाता है, ये आपके लंग्स के पास जाता है, ये किधर जाता है ये आपके लंग्स के पास जाता है, क्योंकि वहां पे एक तरह का एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है एस, जिसका नाम है एस, एस मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये एंजियोटेंसिन 1 को किस में बदल देता है एंजियोटेंसिन 2 में, ये किस में बदल देता है एंजियोटेंसिन 2 में, 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 हाँ कि ना। ये एंजियोटेंसिन 1 को किस में बदल देता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है ये करता क्या है, ये असल में वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर लेता है, मतलब ब्लड वैसे पहले इतनी मोटी थी, अब उसे कितना कर देता है ऐसे कर देता है। तो इससे होता क्या है, ब्लड जो जिस एरिया से फ्लो हो रहा था वो क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वॉल में जो प्रेशर है, ब्लड वेसल की वॉल में जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। और अगर ब्लड का जो उसकी वॉल में जो प्रेशर है अगर वो बढ़ जाएगा तो बीपी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। तो ये एंजियोटेंसिन 2 एक तरह का वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, क्या है ये एक तरह का वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, क्या है एक तरह का वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, हाँ कि ना, ये सर। साथ ही साथ में एंजियोटेंसिन 2 जो है एंजियोटेंसिन 2 ये आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स पे काम करता है, ये आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स पे काम करता है, ये आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स पे काम करता है। और वहां से क्या रिलीज करवाता है,
वहाँ से एल्डोस्टिरोन रिलीज करवाता है, वहाँ से एल्डोस्टिरोन रिलीज करवाता है। और एल्डोस्टिरोन क्या करवाएगा, ऑब्वियस सी बात है यार, वाटर और क्या देते हैं आपके Na+ का एब्जॉर्प्शन करवाएगा, ली एब्जॉर्प्शन करवाएगा। और वाटर और Na+ का ली एब्जॉर्प्शन होगा तो आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। और अगर आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया, आया आया, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, ठीक है सर। तो इसी को बोला जाता है वास मैकेनिज्म। ये जो पूरा जो है इसी को बोला जाता है वास मैकेनिज्म, वास मैकेनिज्म। क्या बोला जाता है, वास मैकेनिज्म। वास मैकेनिज्म का फुल फॉर्म क्या है, वेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम, वेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम, वेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम, वेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम। इतनी बार बोल लिया, खुद लिख लेना, वेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम। किसका फुल फॉर्म है, ये लास्ट मैकेनिज्म का फुल फॉर्म है, हाँ कि ना। तो ये पूरा जो है ये लास्ट मैकेनिज्म है। वापस से बस देख लेते हैं क्या होता है, बीपी गिरता है, ब्लड वॉल्यूम गिरता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो गिरता है। और ब्लड फ्लो जैसी गिरेगा मतलब कम होगा, वैसे आपका जीएफआर भी कम हो जाएगा। इसे आपके सेंस कर लेते हैं मक्यूलर डेंसर सेल्स, और मक्यूलर डेंसर सेल्स आपके जेजी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। जेजी सेल्स आपके एक हार्मोन को निकालते हैं जिसका नाम है वेनिन। और किधर निकालते हैं, ऑब्वियस सी बात है यार, ब्लड में निकालेंगे। अब ब्लड में ये जो वेनिन हार्मोन आया ये बता देते हैं ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजन नाम की प्रोटीन को, जो एक इनएक्टिव प्रोटीन है, उसे क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अब एक बात याद रखना, ये एंजियोटेंसिनोजन, ये एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन यानी प्रोटीन जो है ये कहाँ से बन के आया, ये लीवर में बनता है और ब्लड में डाल दिया जाता है। अब ये जो एंजियोटेंसिनोजन वो है प्रोटीन, ये इनएक्टिव प्रोटीन है जिसे आप मान लो जो हार्मोन है वेनिन, वो एक्टिवेट करके किस में बदल देता है, एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिन 1 आपकी किस दल जाता है, लंग्स के पास जाता है, तो वहां पे एक एंजाइम लेते हैं जिसका नाम है एस, जिसका नाम क्या है, एस एंजाइम, ACE, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। और एंजियोटेंसिन 2 वेसोकंस्ट्रिक्टर की तरह भी काम करता है, जो ब्लड वेसल्स को पतला कर देता है, जिसके कारण ब्लड वेसल की वॉल में प्रेशर बढ़ जाता है, अल्टीमेटली बीपी बढ़ जाता है। या ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये आपके एडिलीना कॉर्टेक्स पे काम करता है और रिलीज करवाता है एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जिसका नाम है एल्डोस्टिरोन। और एल्डोस्टिरोन क्या करवाता है, ऑब्वियस सी बात है, सोडियम और देते हैं वाटर का ली एब्जॉर्प्शन करवाएगा। और अगर वो सोडियम और वाटर का ली एब्जॉर्प्शन करवाएगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा ड्यू टू वाटर के लिए एब्जॉर्प्शन के कारण, और क्या देते हैं जिसके कारण अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस पूरे को बोला जाता है वास मैकेनिज्म, वास मैकेनिज्म। अब क्या हुआ, ब्लड प्रेशर पहले कम हुआ था, वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब अचानक से हम लोग तो नॉर्मल तक लाना है, पर इसे कैसे पता थी नॉर्मल तक लाना, ये क्या पता आगे बढ़ा दे। तो क्या होता है, ये क्या होता है, वेनिन जो है, तो ये लास्ट मैकेनिज्म जो है ये ब्लड प्रेशर तो बढ़ा ले, पर हमें ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाना है, नॉर्मल से ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे एक फीडबैक मैकेनिज्म सलीका काम करता है, हाँ कि ना। तो हाथ के पास क्या होता है, मान लो अगर नॉर्मल से ज़्यादा कर दिया है, वास्ट मैकेनिज्म 120/80 से ज़्यादा कर दिया, 120/80 से ज़्यादा कर दिया बीपी को, हाँ कि ना। तो हाथ में जो बीपी है वो क्या है, ज़्यादा है, हाँ कि ना। मतलब ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होगा, हाँ कि ना। ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, हाँ कि ना। और ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा तो ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होगा ही होगा, हाँ कि ना। ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होगा ही होगा। तो अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो जो आपकी एटिलिया है उसमें ज़्यादा, उसकी वॉल में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। और जो एटिलिया की वॉल है उस पर क्या लेते हैं, ताते हैं, एटिलिया की वॉल जो है, एटिलियल जो वॉल है, एथिलियल वॉल है उसमें डायलेशन होगा, यानी वो ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा
चौड़ा होगा, हाँ कि ना। ज़्यादा फूलेगा एथिलिया तो उसकी वॉल में प्रेशर लगेगा तो वो तो स्ट्रेच करेगा। और एथिलिया की वॉल में प्रेजेंट लेते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। क्या प्रेजेंट लेते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। कौन प्रेजेंट लेते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ये क्या होते हैं? ये एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या रिलीज करते हैं? ANF। क्या रिलीज करते हैं? ANF। ANF। ANF का फुल फॉर्म क्या है? एथिलियल नेटली नेटली यूलेटिक फैक्टर। नेटली यूलेटिक फैक्टर। नेटली यूलेटिक फैक्टर, हाँ कि ना। एफ से फैक्टर खुद समझ लेना, हाँ कि ना। यस सर। अब इससे होता क्या है समझो। एथिलियल नेटली यूलेटिक फैक्टर में ये जो नेटली का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सोडियम, और यूलेटिक का मतलब होता है एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन, हाँ कि ना। तो नेटली यूलेटिक मतलब सोडियम का एक्सक्रीशन करना थ्रू यूरिन, हाँ कि ना। सोडियम का एक्सक्रीशन करना थ्रू यूरिन, हाँ कि ना। यस सर। तो ये क्या करता है? ये बेसिकली आपका वेसो डायलेशन कर देता है। वास्ट मैकेनिज्म में क्या हो रहा था? आपका वेसो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, मतलब आपकी ब्लड वेसल पतली हो जा रही थी। यहाँ पे ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर दिया जाएगा। ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, ये कंस्ट्रक्टिव ब्लड वेसल है, तो इसे चौड़ा कर दिया जाएगा, मतलब वेसो डायलेशन कर दिया जाएगा। अब अगर वेसो डायलेशन कर दिया जाएगा तो क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और अगर क्रॉस सेक्शन जिससे ब्लड फ्लो कर रहा है वो इंक्रीज हो गया तो वॉल में जो प्रेशर लग रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली बीपी जो है वो डिक्रीज होगा और नॉर्मल में आ जाएगा। वो नॉर्मल में आ जाएगा। जो नॉर्मल से ज़्यादा कर दिया गया है लास्ट मैकेनिज्म द्वारा, वो नॉर्मल में आ जाएगा। साथ ही साथ ये इनिबिट कर देता है, साथ ही साथ ये इनिबिट कर देता है वेनिन के सिक्रीशन। तो ये लास्ट मैकेनिज्म को, ये वेनिन के निकलने को या लास्ट मैकेनिज्म को इनिबिट कर दे रहा है। बेसिकली समझो लास्ट मैकेनिज्म को चालू कौन किया? लास्ट मैकेनिज्म को चालू किया आपका वेनिन। एक्चुअल में जेजी सेल से चालू हुआ, पर कौन सी चीज नहीं आई जिसके कारण कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं यानी एकदम न्यू आई ब्लड में, और उसके कारण जो है वास्ट मैकेनिज्म चालू हुआ। तो आंसर है नया नया वेनिन आया था जिसके कारण लास्ट मैकेनिज्म चालू हुआ। अब अगर मैं रेनिन को ही ना निकलने दूं तो लास्ट मैकेनिज्म आगे चल ही नहीं पाएगा, लास्ट मैकेनिज्म और ज़्यादा चल ही नहीं पाएगा, हाँ कि ना। तो ये क्या करता है? ये वेनिन के सिक्रीशन को ही रोक देता है, मतलब ये इनिबिट कर देता है वास्ट मैकेनिज्म को। और अगर वास्ट मैकेनिज्म नहीं चलेगा तो वास्ट मैकेनिज्म के अंदर जो एल्डोस्टेरोन था वो नहीं निकलेगा, और अगर एल्डोस्टेरोन नहीं निकलेगा तो कोई भी सोडियम या वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अगर सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो वो सोडियम और वाटर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे नेटली यूलेसिस हो जाएगा, मतलब सोडियम का थ्रू यूरिन वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्सक्रीशन हो जाएगा। इसीलिए इसे नेटली यूलेटिक फैक्टर बोलते हैं। सामने एथिलियल इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि ये एथिलिया में प्रेजेंट स्टेलेच रिसेप्टर्स द्वारा सिक्रीट किया जाता है या रिलीज किया जाता है। अब एक बात देखना, ये कब रिलीज हुआ? जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो गया ड्यू टू लास्ट मैकेनिज्म। तो जो एएनएफ है वो किसके एंटागोनिस्ट है या किसके अगेंस्ट काम करता है? तो वेनिन के ये क्या है? एंटागोनिस्ट है। ये वेनिन के क्या है? एंटागोनिस्ट है। ये क्या है? वेनिन के एंटागोनिस्ट। ये क्या है? वेनिन के एंटागोनिस्ट, हाँ कि ना। हाँ कि ना। ये वेनिन के क्या है? एंटागोनिस्ट है, वेनिन के अपोजिट काम करता है। साथ ही साथ में ये जो एएनएफ है, ये जो एएनएफ है, ये जो एएनएफ है ये कब रिलीज हुआ? जब बीपी हाई था। तो अगर बीपी लो है, मान लो अगर बीपी लो है तो क्या ये रिलीज नहीं होगा? तो आंसर है नहीं होगा। अगर बीपी लो है, नॉर्मल से कम है, तो ये रिलीज नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन में पूछ लूँ टी एमसीक्यू दूं और वहां पे बोल दूं which of the following is not released when the BP is lower than the normal? तो आंसर है वेनिन, ऑप्शन है वेनिन, दूसरा है बता देते हैं एएनएफ, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नन ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या होगा? ए एन एफ। वेनिन तो बीपी लो होगा तभी रिलीज होता है, और जो एएनएफ है वो जब रिलीज होता है जब आपका बीपी हाई लेता है, नॉर्मल से हाई लेता है, हाँ कि ना। यस सर। अब क्या होता है बेसिकली समझो, तो वेनिन जो है उसकी सिक्रीशन तो गिलाया कैसे गया है? एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह है। ये एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह है, हाँ कि ना।
हाँ कि ना? यस सर। अब समझो क्या होता है, बीपी जब लो लेते हैं ना तो सिर्फ आपकी किडनी में जो जेजी सेल्स है या मक्यूला डेंसा सेल्स है उन्हें नहीं पता चलता। जो आपका हाइपोथैलेमस है, जो आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, हाँ कि ना? इसके पास भी क्या लेते हैं, इसके पास भी क्या होता है बेसिकली समझो, इसके पास भी आपके ऑस्मोटिक रिसेप्टर्स लेते हैं, जिसके इसके पास भी क्या लेते हैं आपके ऑस्मोरिसेप्टर्स लेते हैं, इसके पास क्या लेते हैं ऑस्मोरिसेप्टर्स लेते हैं। तो मान लो आपकी बॉडी से कुछ आप काम कर ले हो, जैसे आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले हो तो स्वेट के थ्रू बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हो गया, या बताते थे हाँ यूरिन बहुत ज़्यादा रिलीज किया उसके कारण पानी का लॉस हो गया, किसी भी तरीके से आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हुआ है, तो उसके कारण आपकी बॉडी का जो वो है बताते थे ऑस्मोलैलिटी वो इंक्रीज हो गया है। बीपी आपका क्या हो गया, कम हो गया है। बीपी कम हो गया है तो आपका ब्लड वॉल्यूम भी कम हो गया है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये सब ब्लड वॉल्यूम भी कम हो गया है, पानी का लॉस हुआ उसके कारण ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, मतलब बीपी भी कम हो गया है, हाँ कि ना? तो ऑस्मोलैलिटी अल्टीमेटली क्या हो गई, गिर गई है। अब आपके ऑस्मोलैलिटी पे इफेक्ट आया तो ये जो ऑस्मोरिसेप्टर्स है ये उसे कैप्चर कर लेते हैं, उसे क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं और स्विच ऑन हो जाते हैं। क्या होते हैं, स्विच ऑन हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं, यार कि चलो अब काम करने का समय आ गया है, हाँ कि ना? और सिग्नल करते हैं किसे, हाइपोथैलेमस को। ये किसे सिग्नल करते हैं, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस है क्या, एक ग्लैंड है, हाँ कि ना? ये किसे सिग्नल करते हैं, हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस फिर किसे सिग्नल करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पोस्टीरियर साइड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर साइड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पीजी ले दे लो पिट्यूटरी ग्लैंड, या आप बोल सकते हो इस बात का दूसरा नाम क्या है, न्यूलो हाइपोफाइसिस, न्यूलो हाइपोफाइसिस, न्यूलो हाइपोफाइसिस, हाँ कि ना? एक बात समझो, ये जो आपका वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर आपने केमिकल इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा होगा तो ये समझो ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके दो पार्ट लेते हैं, ये होता है एंटीरियर पार्ट, ये होता है पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है। इसे आप बोल सकते हो पोस्टीरियर लोब ऑफ क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एक तरह से लोबी तरीके से हैं, दो लोब आपको दिख रहे उसमें से पीछे वाला लोब पोस्टीरियर लोब। अब ये पोस्टीरियर लोब क्या करता है, पोस्टीरियर लोब आपका एडीएच को निकालता है। एडीएच असल में एक ऐसा हार्मोन है जो आपके हाइपोथैलेमस में बना है पर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में आके स्टोर हो गया, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में आके स्टोर हो गया है, हाँ कि ना? ये सब बताते थे पिट्यूटरी ग्लैंड में आके स्टोर हो गया है, हाँ कि ना? और एडीएच का दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन, दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन, दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन मतलब ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर लेता है जिसके कारण प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब अल्टीमेटली आपका बीपी बढ़ जाता है। एडीएच साथ ही साथ आपका लोअर पार्ट या लेटर पार्ट ऑफ नेफ्लॉन में काम करता है, लोअर नहीं होगा, लेटर पार्ट ऑफ नेफ्लॉन मतलब आपका डीसीटी और कलेक्टिन डक्ट के ऊपर काम करता है और वहां से वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, वहां से वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है, वहां से सोडियम और वाटर का क्या करवा देता है, रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। जैसे ही वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा तब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हाँ कि ना? और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, वैसे ही आपका बीपी बढ़ जाएगा। अब बीपी जैसी बढ़ा और ढीले से आपका ऑस्मोलैलिटी मेंटेन हुई, ये ऑस्मोल रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगी, स्विच ऑफ हो जाएंगे और ये पूरी चीजें रुक जाएंगी क्योंकि आपकी नॉर्मल कंडीशन आ गई है, हाँ कि ना? यस सर। अब साथ में देखो यहाँ पे वाटर कम हो रहा है, मतलब यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड बनेगा, यूरिन में वाटर का अमाउंट क्या बनेगा, कम बनेगा, यूरिन भी कम बनेगा, साथ ही यूरिन जो रहेगा वो कंसनट्रेटेड रहेगा, यूरिन क्या रहेगा, कंसनट्रेटेड रहेगा। तो ये तीन तरीके हैं जिनमें वो किडनी की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है, हाँ कि ना? यस सर।